साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सा सेशन। आपकी एनटीपीसी की शानदार तैयारी में धार देने के लिए हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू स्पेशल सेशन। तो जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार से उसको हैंडल करना है, आंसर देना है और आगे किस दिशा में किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई अशोक, बहुत बहुत स्वागत है भाई। सोनम, अनु मोस्ट वेलकम भाई। सोनाली, शिवम, बिट्टू बहुत बहुत स्वागत है भाई। अंसारी जी मोस्ट वेलकम भाई। संजीत, चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रयास करिए कि आंसर सटीक और सही दें। चलिए तो साथियों, सबसे पहले नीति आयोग की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग क्या है। तो साथियों, थिंक टैंक। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। ध्यान देंगे, नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। सरकार को विभिन्न योजनाओं और विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है, ठीक है ना। किसकी जगह पर इसकी स्थापना हुई है? योजना आयोग की जगह पर स्थापित, है ना। योजना आयोग की जगह पर स्थापित हुआ है ना। तो योजना आयोग की जगह पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। और कब स्थापना की गई थी एग्जैक्टली? तो 1 जनवरी 2015 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रहे कि जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ, क्या स्थापित हुआ? नीति आयोग साथियों स्थापित हुआ। जैसे पहले योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था, तो अब जो है 5 ईयर प्लान कौन तैयार करेगा? तो 5 ईयर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी अब इसी की है, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी साथियों इसी की है। ध्यान रहे, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए और नोट होने चाहिए। तो जैसे पहले पदेन अध्यक्ष होते थे योजना आयोग के प्रधानमंत्री, वैसे ही अभी भी साथियों हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। इसका मतलब नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक तरफ से लगभग सभी के आंसर गलत आए हैं। राइट आंसर होगा साथियों क्या? नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहाँ उपाध्यक्ष नहीं पूछा है। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछता तब आप ये आंसर देते, अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछता तब आप ये आंसर दे रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष पूछा था। गई भैंस पानी में, तो भैया जल्दबाजी में केवल ऐसा हुआ, बाकी आंसर आपको पता था, ठीक है। और यही अरविंद पनगड़िया है साथियों, यही अरविंद पनगड़िया है जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के क्या है भैया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। खेल हो गया, खेल हो गया। पहले ही क्वेश्चन में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, यही जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा चलिए, आप यह भी बता दीजिए कि भाई ये जो आपका नीति आयोग है, ठीक है, ये कैसी संस्था है साथियों? तो गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। और बाकी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, ठीक है। आइए देख लिया जाए। तो मोदी जी साथियों इसके पहले अध्यक्ष थे। ऐसा ही क्वेश्चन योजना आयोग से भी आता है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वही पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। हाँ जी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? है कोई जो कमेंट करके बता सकता है? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया भाई युवा, बहुत शानदार। तो भैया गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और अंतिम कौन थे? अंतिम थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट कहां पर स्थित है साथियों? बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि जैसे साथियों झारखंड में मिल जाएगा आपको बोकारो, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा भैया? बोकारो मिल जाएगा, ठीक है, बोकारो मिलेगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में साथियों आपको क्या मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि, है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? और याद करिए, उड़ीसा में एक आपका राउर केला है, काफी फेमस है। राउर केला साथियों काफी फेमस है, राउर केला, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भिलाई है, कौन सा है? भिलाई है साथियों, ठीक है ना। और वेस्ट बंगाल में कौन सा है साथियों? तो दुर्गापुरी, ठीक है ना। कौन सा भैया? दुर्गापुर, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब देखिए जरा, तो बिल्कुल आपको याद करने की ये जरूरत है कि बोकारो साथियों ये यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ। भिलाई साथियों, है ना, ये भी यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ था। राउरकेला साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ठीक है।
तो ये साथियों जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये साथियों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो जरा नोट कर लेंगे एक को, है ना, एक ही जगह पर इसको नोट कर लेना है कि कौन सा किसके सहयोग से स्थापित हुआ, ठीक है, कौन सा किसके सहयोग से, ठीक है। तो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, किसके सहयोग से स्थापित हुआ सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, बिल्कुल नोट करते चलेंगे और सेशन को लाइक करते चलिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, क्यों भाई? पूजा, अनिल, संजू, तनु, रवि, हिमांशु, बहुत बढ़िया। बताओ भाई पुष्पा, बहुत अच्छा भाई मृदुला, बताओ सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर, मतलब सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं और जो ऋण होता है इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जो प्राप्तियां होती हैं, है ना, इसको प्राप्तियों से हटा दिया जाए। अरे सीधे शब्दों में कह रहा है कि सरकार के पास जितनी आय आए, ठीक है, उनमें से अगर हम व्यय को माइनस कर दें तो ये क्या होगा? इसे कहेंगे राजकोषीय घाटा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। और याद करिए कि साथियों राजकोषीय घाटा जो होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है, इसमें से अगर हम ब्याज भुगतान को माइनस कर दें, ठीक है, ब्याज भुगतान को माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है? प्राथमिक घाटा, है ना, प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी घाटा प्राप्त होता है। तो सरकार ने जितना कमाया, ठीक है, उसमें से खर्चे को निकाल दें तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, और राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान निकाल दें तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। और याद रहे, याद करिए साथियों कि राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो यह फिस्कल पॉलिसी कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिस्कल पॉलिसी तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो ये साथियों तैयार की जाती है किसके द्वारा भैया? आरबीआई के द्वारा नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के ही द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ही साथियों बजट भी तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात, है ना, इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात इकोनॉमिक सर्वे भी यही तैयार करता है। इकोनॉमिक सर्वे भी यही तैयार करता है। क्लियर बात है? इकोनॉमिक सर्वे भी, ठीक है। चलिए तो बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना, पढ़ते रहिए, एक से बढ़कर एक सवाल। और हाँ देखिएगा, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। और इसी प्रकार से कभी आपसे पूछ ले कि बताओ मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है साथियों, तो याद रहे आरबीआई तैयार करता है। कौन? आरबीआई तैयार करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है भाई। चलो भाई गुड़िया रानी ये बताओ जरा, तो बहुत अच्छे भाई, कंचन, हिमांशु, लोहा सिंह, बताओ जरा तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है इसमें से क्या एक है जो कि ओएस नहीं है। ओएस, कई बार ओएस का फुल फॉर्म भी पूछता है, ओ यस, है ना, ओ यस वाला नहीं, ओएस, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है? ये साथियों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर्स, है ना, those softwares which are made to perform some specific task only, those softwares which are made to perform some specific task only are known as application softwares as like Microsoft Office, है ना, जिसमें MS Excel, MS, है ना, Word, MS PowerPoint, ये सब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम को रन कराता है, सिस्टम को रन कराता है, ठीक है। जैसे जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन आने तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिसको हम बूटिंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का चालू होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर का ऑन होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ऑन होना साथियों, चालू होना, बूटिंग कहलाता है, ठीक है। और याद रहे आपके पेपर में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई, बिल्कुल
क्या कह रहा है? कोबोल साथियों, कोबोल एक्चुअली में क्या है मैं आपको बता दूं। कोबोल साथियों एक कंप्यूटर की बिजनेस लैंग्वेज है ना, बिजनेस कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज है साथियों। और ये कंप्यूटर लैंग्वेज किस में यूज होती है? बिजनेस पर्पसेस से यूज होती है, ठीक है ना, बिजनेस पर्पसेस से यूज होती है, ठीक है ना। तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। और रही बात साथियों इसके फुल फॉर्म की कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो जरा देखिए और बताने का प्रयास करिए कि ये हो जाएगा कॉमन है ना बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक बिजनेस कंप्यूटर लैंग्वेज है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी साथियों? याद रहे, ये एकदम सही सवाल पूछा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग किसके किसके बीच? यूरोप तथा भारत के बीच। तो याद रहे, यह भी बात है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है ना, यूरोप और भारत के बीच, है ना, यूरोप भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसी ने की थी, ठीक है ना। हाँ जी, और कहीं कहीं पर जैसे लिखा रहता है ना कि भारत की खोज किसने की, तो वो पूरा पूरा गलत होता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज 1498 में गुजराती व्यापारी, ठीक है, गुजराती व्यापारी, क्या नाम था? अब्दुल मजीद की मदद से की थी। अब्दुल मजीद, ठीक है ना, अब्दुल मजीद की मदद से। और ये एक गुजराती व्यापारी था जो इसे अफ्रीका में मिला था, ठीक है ना। तो इसी की मदद से साथियों इसने खोज की थी। जब ये 1498 में केरल आया, कालीकट उतरा, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अच्छा, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया पता है? वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। और आपको पता है इसकी मृत्यु कहाँ हुई? यही भारत में हुई। यहाँ तक कि इसकी समाधि भी है। कहाँ? आज भी केरल चले जाइए तो केरल में साथियों आपको इसकी समाधि मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर दीजिए जरा। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह आपको ध्यान देना है कि हुआ क्या, याद होगा आपको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, BWC, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ। कहां पर? अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 2 संस्थाएं बनी। एक बना IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक संस्था बनी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, है ना। कब बनी भैया? 1944 में बनी, ठीक है। 45 में काम करना शुरू किया। दोनों का हेड ऑफिस एक ही जगह रखा गया, वॉशिंगटन DC, ठीक है ना। और इन संस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? इन संस्थाओं को सम्मिलित रूप से कहा गया ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस मतलब ये कि भैया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें कहा गया, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें, ठीक है। अब साथियों आप देखिए कि अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक साथियों 1944 में स्थापित हुआ, 1945 में काम करना स्टार्ट किया, है ना भाई। इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो साथियों कुल मिलाकर 189 देश हैं। कितने? 189 देश साथियों इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं अजय बंगा? तो याद रहे साथियों कि जो अजय बंगा है ये इस बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, 14वें अध्यक्ष हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और साथियों इसमें से जो क्यूबा है, क्यूबा इसका सदस्य नहीं है। क्यूबा साथियों जिसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं क्या? चीनी की, है ना, चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? इसे साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे साथियों एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीलीज का मोती भी साथियों इस देश को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती भी इस देश को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी है क्या? क्यूबा की राजधानी है क्या? हवाना। क्या है भैया क्यूबा की राजधानी? हवाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ, बाउल, है ना, सुगर बाउल, ठीक है, सुगर बाउल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की कोच से गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था? साथियों याद करिए कि वर्ष 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है ना। कहाँ भैया? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका गए। और क्या हुआ इनके साथ? 1893 में ही साथियों, जब 1893 में ही जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा कर रहे थे। कहां से कहां तक की? डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा, ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा के दौरान
गांधी जी फर्स्ट क्लास कोच में बैठे और वहां पर अंग्रेजों ने इनको उठाकर मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर बाहर कर दिया। मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर बाहर कर दिया, ठीक है, इनका अपमान हुआ। आज उसी स्टेशन के बाहर इनकी प्रतिमा स्थापित है, इनकी स्टैचू साथियों स्थापित है। और याद रहे कि भैया इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ठीक है ना, भारत लौटे। हालांकि ऐसा नहीं कि बीच बीच में आते जाते नहीं थे, लेकिन फाइनली जो लौटे, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, लंबे समय तक वहां पर है। तो मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनके साथ मैरिसबर्ग कांड हुआ था, ठीक है। ये बताइए, हाँ जी, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना। साथियों संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में जो 9वें महासचिव हैं, वर्तमान में जो 9वें महासचिव हैं वो कौन है भैया, एंटोनियो गुटेरस है कि नहीं है। एंटोनियो गुटेरस साथियों कहाँ के हैं, एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं साथियों, तो एंटोनियो गुटेरस जो है ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के साथियों, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और साथियों पहला कौन था याद करिए जरा, कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे भैया, तो प्रथम साथियों थे ट्रिगवेली। प्रथम कौन थे, ट्रिगवेली थे, जो कि कहां से थे साथियों, नॉर्वे से थे। कहां से थे, नॉर्वे से थे। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, लुईस फ्रेसेट, ठीक है ना, लुईस फ्रेसेट, ठीक है, याद रहेगा। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ये बता दीजिए घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में, जी हाँ, क्या बात है भैया, 200वां लाइक कौन कर रहा है, लाइक का दोहरा शतक, डबल सेंचुरी पूरी करनी है, एक बाकी है, दौड़ाओ जरा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुद्रा का अवमूल्यन। अच्छा, अवमूल्यन का मतलब क्या, देखो अवमूल्यन शब्द में ही बहुत कुछ है। देखो लिखा है अव को मतलब अव कहां से आया, जैसे अवरोही, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही, ठीक है ना। तो अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी करना, मूल्य में कमी करना। तो साथियों भारतीय मुद्रा के मूल्य में 3 बार कमी की गई, 1949, 1966 और 1991, ठीक है। कमी करने का मतलब जैसे सपोज करिए कि अभी साथियों मान लीजिए कि $1 बराबर, ठीक है, 90 रुपए है, ठीक है ना। क्या किया जाए, जब अवमूल्यन कर दिया जाएगा तो यही $1 बराबर क्या हो जाएगा, पता चला 95 रुपए हो गया। तो ये मूल्य बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ, ठीक है। मतलब अभी अगर हम 90 रुपए देते हैं तो हमें $1 मिल जाता है, ठीक है। अवमूल्यन कर देंगे तो पता चला 95 रुपए देंगे तब $1 मिलेगा, समझ रहे, या $1 के बराबर की चीज मिलेगी। तो हमारी मुद्रा की वैल्यू तो कम ही हुई ना, ज्यादा तो हुई नहीं, वही चीज है, ठीक है। तो अवमूल्यन साथियों 3 बार हुआ है, 49 में, 66 में और 91 में। चलिए बताइए भाई गुड़िया रानी, अनिल बताओ भाई, तनु बहुत शानदार भाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। साथियों यहाँ पर 2 चीजें आपको बताऊंगा, क्या भैया, एक तो ये ध्यान दीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड, ठीक है ना, फर्स्ट मिस वर्ल्ड, तो आप क्या बताएंगे। और एक दूसरा साथियों मैं आपसे क्या कहूँ, दूसरा मैं कहूँ फर्स्ट मिस यूनिवर्स, ठीक है, इंडिया से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मिस यूनिवर्स, तब आप क्या बताएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम मिस वर्ल्ड की बात करते हैं, सॉरी हाँ, मिस वर्ल्ड की साथियों जब हम बात करते हैं तो पहली मिस वर्ल्ड 1966 में बनी थी, इनका नाम था रीता फारिया। क्या नाम था भैया, रीता फारिया इनका नाम था साथियों। और अगर हम पहली मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये साथियों बनी थी 1994 में, और इनका नाम क्या था, सुष्मिता सेन। क्या नाम था भैया, सुष्मिता सेन नाम था, ठीक है, सुष्मिता सेन थी साथियों, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, पक्का याद रहेगा, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, हाँ जी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है भैया, ठीक, फटाफट बताइए जरा। तो बहुत अच्छे, शानदार। तो भैया ये मिल जाएगा साथियों असम में। कहाँ मिलेगा, असम में। अब देखिए ना, अगर हम असम की साथियों बात करें, ठीक है, असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाता है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। यहीं पर आपको नामेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, मतलब नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। यहीं पर साथियों आपको और क्या मिल जाएगा भैया,
तो यहीं पर आप देखेंगे कि भाई आपको रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा। यहाँ पर साथियों आपको भाई डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर राजीव गांधी के नाम पर भी राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, राजीव गांधी। बाकी ये जो आपका है देहिंग पटकोई, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, देहिंग पटकोई या दिहिंग पटकोई, ठीक है, पक्का याद रहेगा। चले अगले प्रश्न की ओर। तो ये भैया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इनसे क्वेश्चन तो भैया आपके हर शिफ्ट में आते हैं, तो आएंगे ही। चलिए एकदम बिल्कुल दहाड़ते रहिए और एकदम एक एक क्वेश्चन का सीना फाड़ते रहिए, आंसर बताइए और जरा साथियों के साथ सेशन को शेयर करके भी आइए। बहुत अच्छे। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? साथियों दो बातें ध्यान दीजिए। एक तो साथियों आप इंडिया गेट के बारे में पढ़ते होंगे, और इंडिया गेट आप जानते हैं कि इंडिया गेट कहां पर है भाई? अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो ये साथियों दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो इंडिया गेट है इसको साथियों किस याद में बनाया गया था? तो भैया याद करिए कि इंडो अफगान, ठीक है ना, है ना, इंडो अफगान वार, भारत और अफगानिस्तान युद्ध, ठीक है, या एंग्लो अफगान वार याद करिए। तो एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान, है ना, एंग्लो अफगान वॉर तथा एंग्लो अफगान वॉर तथा फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद सैनिकों की याद में, शहीद सैनिकों की याद में, शहीद सैनिकों की याद में इसे बनाया गया है, ठीक है ना, हाँ, शहीद सैनिकों की याद में। तो कह सकते हैं कि भैया जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनकी याद में इंडिया गेट बना, और ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। और इसको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो इसको डिजाइन करने वाले वही थे जिन्होंने नई दिल्ली को डिजाइन किया, एडविन लुटियंस। कौन भैया? एडविन लुटियंस। लेकिन साथियों ये एडविन लुटियंस वाला मामला हो गया। ये क्या है? ये गेटवे ऑफ इंडिया है साथियों। गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया? तो जॉर्ज पंचम और इनकी रानी मैरी, जॉर्ज पंचम और रानी इनकी मैरी के आगमन के सम्मान में, आगमन के उपलक्ष्य में। तो इनका आगमन 1911 में हुआ था, की याद में साथियों बनाया गया है इसे, की याद में इसे बनाया गया है। और इसे, ठीक है, इसे बनाया गया है किसके द्वारा भैया डिजाइन किया गया? जॉर्ज विटेट। तो इंडिया गेट को डिजाइन किया एडविन लुटियंस ने, गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया जॉर्ज विटेट ने, ठीक है। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। ये भारत और अफगानिस्तान युद्ध और फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीदों की याद में है, और ये जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन की याद में है। ठीक बात है भाई गुलशन। चले अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया, दमदार। तो आइए फिर इसका भी आंसर बताइए। हैदराबाद का अंतिम निजाम बताइए साथियों। हैदराबाद, और जरा याद करिए कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद में साथियों सबसे पहले स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने किया था? ठीक है ना, तो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था निजामुल मुल्क आसफ जहां ने। किसने भैया? निजामुल मुल्क आसफ जहां, निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है ना, निजामुल मुल्क आसफ जहां, निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है ना। तो निजामुल मुल्क आसफ जहां साथियों, जिसे चिन किलिच खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन किलिच खां भी कहा जाता है, ठीक है, चिन किलिच खां साथियों। ठीक बात है। अच्छा, एक बात तो ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या ध्यान दीजिए? दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि भैया ये वही हैदराबाद है जो 1947 में आजादी के बाद भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। मतलब हैदराबाद रियासत एक राज्य था और यहाँ पर निजाम का शासन चलता था। किसका? निजाम का शासन चलता था। और अंतिम निजाम कौन हुआ भाई? मीर उस्मान अली खान हुआ, जो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाना नहीं चाहता था। और जब ये नहीं चाहता था तो हमने क्या किया भैया? हमने भी 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, पुलिस कार्रवाई करके इसे भारत का हिस्सा बनाया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा बना, ठीक है ना,
भारत का हिस्सा बना, जो कि एक पुलिस कार्यवाही थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल याद करना है, हैदराबाद रियासत को 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। और ये साथियों, चूंकि 17 सितंबर को एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, इसीलिए 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हैदराबाद मुक्ति दिवस, ठीक है ना। क्या मनाया जाता है अपने देश में, हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है 17 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हैदराबाद, ठीक है, हाँ, निजाम के आताताई शासन से मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, ठीक बात है। हाँ जी, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने तो संविधान सभा में भी हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हैदराबाद रियासत, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा, ठीक है। चलो भैया ये बता दो, बहुत अच्छे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया मिल जाएगी भैया, बिंगे मिल जाएगी भैया, टेंशन काहे लेते हो, सीट काहे नहीं मिलेगी। चलिए, तो आप भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, एक सिंपल ट्रिक बता दूं इसके लिए, एक सिंपल ट्रिक ले लीजिए। क्या ट्रिक है भैया, ट्रिक है BSP2U, ठीक है ना, BSP2U। तो बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार भैया, एस फॉर सिक्किम, एस फॉर सिक्किम की सीमा भी लगती है नेपाल के साथ, सिक्किम, ठीक। पी फॉर पश्चिम बंगाल, पी फॉर पश्चिम बंगाल भैया, और 2 यू है, तो एक यू से यूपी, दूसरे यू से उत्तराखंड, ठीक है। सिंपल, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या है, वो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि त्रिपुरा की सीमा कहीं से कहीं तक नेपाल के साथ नहीं लगती है। त्रिपुरा की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है, 3 तरफ से इसकी सीमा किसके साथ लगती है भैया, 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा, किसके साथ, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है ना। और इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसे जीरो लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। भारत और त्रिपुरा, सॉरी, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है त्रिपुरा में, त्रिपुरा से लगा हुआ, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं जीरो लाइन, ठीक है। चलिए ये बताइए, बिल्कुल बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ भाई विपिन, ये बताओ, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान जैसे उपन्यास के लेखक कौन है साथियों। जैसे देखिएगा, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी प्रसिद्ध कृति याद करिए चिदम्बरा, है ना, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ठीक है, काफी फेमस है उर्वशी, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद्र, यही आंसर है, ठीक है। और रही बात मैथिली शरण गुप्त की, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो साथियों मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं, क्या कि सायमा भारत की है, क्या भैया, सायमा भारत की है, ठीक है, ये ट्रिक, ठीक है। और इस ट्रिक का फायदा क्या होगा, इस ट्रिक का फायदा ये होगा मेरे दोस्त, क्या फायदा होगा, इस ट्रिक का फायदा ये है कि देखिए, मां से मैथिली शरण गुप्त हो गया, स से हो जाएगा साकेत, स से हो जाएगा साकेत, य से हो जाएगा यशोधरा, य से हो जाएगा यशोधरा, और भारत से क्या हो जाएगा, भारत भारती, क्या हो जाएगा, भारत भारती, ठीक है ना। भारत भारती की हम सब उतारेंगे आरती, क्यों भैया, जी। चले अगले प्रश्न की ओर, क्या याद रहेगा ना, तो फिर ये बताओ, आओ। कह रहा, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। अरे आपने कभी न कभी सुना होगा जरूर, क्या कि भाई फलाना जगह पे कर्फ्यू लग गया, सुना है कि नहीं, कि फलाना जगह पर क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया भाई धर्मेंद्र, है ना। तो कर्फ्यू जो लगता था वो धारा 144 के तहत लगता था। हालांकि अब साथियों इसमें बदलाव हो चुका है। यह प्रश्न केवल इसलिए लाया हूं ताकि आप जानें कि पहले ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो नई धाराएं आई हैं उनकी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल भाई विकास वही करा रहे भैया। लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान दीजिए भाई कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री पामस्टन काफी फेमस है, पूछा जाता है कि किस दौरान, ठीक है ना। हाँ जी, एक पामस्टन साथियों और एक साथियों रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका नाम काफी जरूरी है, रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम काफी जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से एक नाम साथियों किसका याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल का नाम। किसका नाम, विंस्टन चर्चिल का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और नाम क्लेमेंट एटली का, किसका भैया, क्लेमेंट एटली का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लेमेंट एटली साथियों। और एक नाम कौन भैया,
एक नाम मार्गरेट थैचर, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट थैचर, ठीक है, मार्गरेट थैचर भी याद रखिए। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अब देखिए इन सबके महत्व क्या है। देखिए महत्व यह है कि 1857, अगर आपसे कहा जाए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भैया गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुए, इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भैया ये थे, ठीक है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान, और दूसरी चीज कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे, तो भैया फिर ये आंसर बताना है, ठीक है। क्लेमेंट एटली आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री